Hello everyone. So today we are going to discuss about the renal system. We all know renal word is related to kidney. सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किडनी है उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे। ओके, किडनी है उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, दैट इज़ नेफ्रोलॉजी। ओके, नेफ्रो वर्ड रिलेटेड टू नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन हमें पता है दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास व्हाट आर द नंबर ऑफ किडनीज वी हैव, देयर आर टू नंबर ऑफ किडनी वी हैव। हम सभी को पता है कि दो किडनीज हैं हमारे पास, ठीक है। तो नॉर्मल जो वेट है किडनी का वो कितना होता है, ये भी मेनली जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है किडनी से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वेट ऑफ द किडनी। तो हमें पता होना चाहिए कि किडनी का जो नॉर्मल वेट है दैट इज़ 120 to 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम के बीच होता है। बट मेनली देखा जाए तो 120 जो है वो फीमेल में होता है एंड 170 170 ग्राम जो है वो मेल में होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कि किडनी का जो कलर है वो क्या होता है। यू कैन सी हेयर कि किडनी का जो कलर है दैट इज़ ब्राउनिश रेड इन कलर। तो इसका जो कलर है दैट इज़ ब्राउनिश रेड, वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो पाई जाती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई जो है वो किडनी में ही होती है। इसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्राउनिश रेड कलर है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाता है कि जो किडनी है उसकी लोकेशन क्या होती है। तो किडनी की जो लोकेशन है दैट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। तो इसको हम जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी बोलते हैं। रेट्रो वर्ड जो है वो रिलेट करता है, रेट्रो मीन्स पीछे, पीछे की तरफ। ओके, रेट्रो मूवीज़ जैसे हम बोलते हैं, तो रेट्रो मूवीज़ जो पहले वाली ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ होती थी। ओके, तो रेट्रो मतलब पीछे, तो पीछे वाली साइड होती है पेरिटोनियल। पेरिटोनियम हम सभी को पता है कि एब्डोमेन की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। ओके, तो पेरिटोनियम कैविटी इसको बोला जाता है। सो नेक्स्ट वी हैव, ओके, ये तो आपको पता चल गया होगा कि रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन इसको क्यों बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो किडनी है उसकी लोकेशन हमारी वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग क्या लोकेशन रहेगी। ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो वर्टिब्रा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी किडनी की लोकेशन देखें तो क्या रहेगी। तो वर्टिब्रा का आप सभी को पता होगा कि जो ऊपर वाली तरफ है C7 दैट इज़ सर्वाइकल, यहाँ पे 7 मतलब 7 बोन्स होती हैं तो C7 बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव T12। ओके, T12 मतलब जो थोरेक्स रीजन पे है 12 बोन्स होती हैं, इसको T12 बोला जाता है, ठीक है। देन हमारे पास लंबर आता है, सेक्रम आता है एंड कोकिक्स आता है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि जो हमारी किडनी है उसकी क्या लोकेशन है, दैट इज़ T12 to L3। T12 से लेके L3 के बीच जो है किडनी की लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि मेनली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो किडनी है उसकी शेप क्या होती है। तो शेप तो हम सभी को दिखता है यहाँ पे कि इसकी जो शेप है दैट इज़ बीन शेप, ठीक है। बीन शेप इसकी है, जैसे राजमा का दाना होता है उसी की तरह इसका कलर है और इसकी शेप भी जो है बीन शेप है। सो नेक्स्ट वी हैव, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बड़े एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा, जो किडनी की लेंथ है, किडनी की जो ब्रेड्थ है एंड थिकनेस है वो कितनी होती है। तो ये हमें याद रखना है कि किडनी की जो लेंथ है दैट इज़ कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच जो है किडनी की लेंथ होती है। और किडनी की जो ब्रेड्थ है, ओके, दिस इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द किडनी। तो किडनी की जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस, ठीक है, ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। ब्रेड्थ और थिकनेस के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेड्थ जो है इसकी चौड़ाई है और थिकनेस इसकी मोटाई है, कि अगर हम यहाँ से अगर किडनी को होल्ड करके देखें, ठीक है, लाइक ऐसे अगर हम किडनी को पकड़ के देखें तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होगी, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ज़्यादा है और थिकनेस वो जो है वो उससे हाफ कर लीजिए आप, ठीक है। अगर 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है तो जो थिकनेस है, सॉरी, ब्रेड्थ जो अगर इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर तो उसका हाफ अगर होगा तो थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ये भी पूछा जाता है कि जो हमारी किडनीज हैं उनमें से कौन सी किडनी जो है वो ऊपर की तरफ होती है और क्यों होती है।
तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होगी एज़ कंपैरिजन टू राइट किडनी। तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी का जो लीवर है वो सिचुएटेड है, वो जो लाई करता है राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो लीवर ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसकी वजह से जो हमारी ये राइट वाली किडनी है उसको थोड़ा सा नीचे रहना पड़ता है। तो इसी वजह से यही कारण है कि जो लेफ़्ट वाली किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर होगी और जो राइट वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होगी, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है वो लीवर ऑक्यूपाई कर लेता है। सो नेक्स्ट वी हैव द लेयर्स ऑफ किडनीज। सो मेनली हमारे पास किडनी की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। सभी ऑर्गन्स की वैसे देखा जाए तो 3 लेयर्स ही होती हैं। अगर हम कार्डियक के बारे में देखें तो हार्ट की भी जो है 3 लेयर्स हैं, हमें पता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। पर यहाँ पे हम किडनी की बात कर रहे हैं, तो किडनी की भी जो है 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ओके, इनर मोस्ट सबसे अंदर की है रीनल कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब जो है वो यही है कि कैप्सूल क्या है? एक हार्ड कवरिंग होती है किसी भी चीज़ की। अगर हम दवाई वाला कैप्सूल देखें तो उसके अंदर क्या है? पाउडर्ड फॉर्म है, बाहर क्या है? कैप्सूल जो कि हार्ड है, ठीक है, जो कि उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है हमारी अंदर वाली मेडिसिन को। तो वैसा ही सेम इसका है कि हार्ड कैप्सूल होगा बाहर का, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा और टफ़ होगा। ये हमें याद रखना है कि जो फाइब्रस हमारी लेयर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टफ़ होता है, ठीक है, उसको हम रीनल कैप्सूल बोलेंगे। थोड़ा सा बाहर आएंगे तो ये मिडल वाली लेयर होगी। मिडल वाली लेयर उसको हम क्या बोलते हैं? एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज एज द नेम सजेस्ट रिलेटेड टू फैट। हमें पता है कि एडिपोज टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जिसमें फैट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आउटर वाली लेयर आ गई, सबसे आउटर मोस्ट, इसको हम बोलेंगे रीनल फेशिया। रीनल फेशिया मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाला फाइबर होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा अमाउंट में होंगे और ये ज़्यादा हार्ड होगा। ऑब्वियसली हार्ड होना भी चाहिए ताकि जो आसपास के ऑर्गन है वो किडनी को क्या, कोई नुकसान ना पहुंचा सकें, ठीक है। इसलिए ये हमारी जो 3 लेयर्स हैं वो किडनी को क्या है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। तो क्या है 3 लेयर्स? फर्स्ट है रीनल कैप्सूल, ओके, रीनल कैप्सूल, मिडल इज एडिपोज कैप्सूल एंड लास्ट इज रीनल फेशिया। ओके, तो ये हमें याद होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर किडनी को हम लाइक बीच से काटे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में तो अंदर की किडनी कुछ इस तरह की हमें दिखाई देती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है किडनी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारी यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो सारी यहीं पे ही होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन्स जो हैं यहाँ पे होते हैं और जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो यहीं पे ही होती है। और ये तो हमारा क्या है? यूरेटर है। ये इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फनल शेप का ये जो स्ट्रक्चर आपको ब्रॉड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस है। विद इसमें क्या है? प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिकस। ओके, कैलिकस बोला जाता है। आउटर को हम क्या बोलेंगे? ये तो कैप्सूल है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ब्रॉड बेस एपेक्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद क्या आता है? इसमें 2 to 3 जो है रीनल पैपिला होते हैं, ठीक है, रीनल पैपिला देन रीनल पेल्विस। तो ये 2 to 3 जो रीनल पैपिला है हमारे पास, ये माइनर कैलिक्स को बनाते हैं। फर्दर ये माइनर कैलिक्स को बनाएंगे और जो माइनर कैलिक्स हैं वो आगे जाके हमारे मेजर कैलिक्स के साथ ज्वाइन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं माइनर कैलिक्स, ओके, दीज 3 आर माइनर कैलिक्स। ये मिलके क्या बना रहे हैं? मेजर कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला एंड ये है हमारे पास रीनल पेल्विस, ठीक है। और जो मेजर कैलिक्स है हमारा, ठीक है, वो मिलके क्या बनाएगा हमारे पास? रीनल पेल्विस। और यहाँ पे रीनल पेल्विस फर्दर हमारा प्रोसीड करता है यूरेटर में। यूरेटर, ठीक है, यूरेटर में क्या होता है? फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे।
बस अभी तक आपको यही देखना है कि रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस के बाद जो है हमारे पास रीनल पेपिला है, रीनल पेपिला फर्दर 2 में मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स में डिवाइड होता है, और हमारे पास 2 to 3 माइनर कैलिक्स हैं, वो मिलके एक मेजर कैलिक्स हमारे पास बनाते हैं, और 2 to 3 रीनल पेपिला है, वो मिलके हमारे पास माइनर कैलिक्स बनाएगा। माइनर कैलिक्स फिर फर्दर मेजर कैलिक्स, कंफ्यूज नहीं होना है। रीनल पेपिला मिलके बनाएगा माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स मिलके बनाएंगे मेजर कैलिक्स। ओके, देखो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है कि जो हमारे पास रीनल पेल्विस है, ठीक है, उसने हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे ये रीनल पिरामिड्स हैं। ओके, रीनल पिरामिड्स हैं, ये सारे जो हैं रीनल पिरामिड्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ये जो सारे हैं रीनल पिरामिड्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस होगा वो रीनल कॉलम्स होंगे, मतलब बीच में जो स्पेस है उसको हम रीनल कॉलम्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, मिलके फर्दर ये जो ब्रांचेस में है इसको बोलेंगे माइनर कैलिक्स, मिलके बना रहा है मेजर कैलिक्स, देन हमारे पास आ जाएगा रीनल पेल्विस। ओके, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसी में ही हमारे जो हैं नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन सारे इसी में लाई करते हैं। तो सबसे पहले नेफ्रॉन होता क्या है, वी ऑल नो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन, और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1.2 मिलियन जो नेफ्रॉन्स है पर किडनी कैरी करती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है पर किडनी के हिसाब से या बोथ किडनी के हिसाब से, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 1.2 को डबल कर दोगे तो वो हमारा दोनों किडनी का मिलके आ जाएगा, और अगर एक किडनी का पूछेंगे तो 1.2 मिलियन, ठीक है। तो ये आपने गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम में कि एक किडनी का पूछा है या 2 किडनी का पूछा है, तो उसी हिसाब से हमने अपने आंसर को जो है मार्क करना है। हेयर यू कैन सी द लेयर्स ऑफ किडनी, जो हमने पहले पढ़ी थी कि रीनल फेशिया है, एडिपोज कैप्सूल है और रीनल कैप्सूल है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो रीनल फेशिया लिखा हुआ है कि सबसे बाहर वाली, मैंने बताया तो ऑब्वियसली सबसे बाहर वाली है तो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच रहेगी। उसके अंदर वाली मिडल हमने पढ़ी थी एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट कुशिंग किडनी होती है, मतलब फैट एक कुशन टाइप किडनी को वो प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल सबसे अंदर वाली मैंने बताई थी, जो कि एक फाइब्रस सैक है, जो कि इन्फेक्शन या ट्रोमा से हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में देख लेते हैं कि ज़्यादा वास्ट तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, पर नेफ्रॉन का हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं कि नेफ्रॉन जो है मेनली हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में नेफ्रॉन ही हमारा हेल्प करता है। तो सब 3 मेन पार्ट हैं नेफ्रॉन के। उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ईफ्रेंट एंड एफ्रेंट हमारे पास आर्टरीज होती हैं। देन रीनल कैप्सूल होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीनल टिब्यूल्स होंगी, हमने पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स होती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी हमारी कैसे कैसे हेल्प करेंगी यूरिन फॉर्मेशन में, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी एफ्रेंट आर्ट्रियोल एंड ईफ्रेंट आर्ट्रियोल। तो ये किसके पार्ट आ गए, हमारे ब्लड वेसल के, ठीक है। एफ्रेंट एंड ईफ्रेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आएंगे ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोल रहे हैं। बंच ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा कि जो भी आयंस हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं चाहिए वो हमारे टिब्यूल्स में फर्दर चले जाएंगे। नेक्स्ट ये है हमारी टिब्यूल्स, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आएगा हमारे पास, देन टिब्यूल रीएब्जॉर्प्शन, देन ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो 3 टाइप्स में हमारी जो यूरिन फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हमें पूछा जाए तो क्या है, सबसे पहले आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड यहाँ पे आएगा, फिल्ट्रेशन हुआ, देन ब्लड जाएगा हमारा ट्यूबुलर ट्यूब्स में, जो कि हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ पे जाके हमारी रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोला, रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम आयंस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें चाहिए, वो ऑलरेडी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, बट यहाँ पे अब ये रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ट्यूब्स जो हैं वो रीएब्जॉर्प्शन करेंगी। देन आएगी ट्यूबुलर सिक्रीशन, एट द एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन आएगी, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ये दोनों
साथ में ही वाइस वर्सा चलती हैं कि जो हमारी लाइक यूरिया है, अमाइनो एसिड है, पोटाशियम है, जो कि हमें नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो नहीं चाहिए, वो यहाँ से सिक्रीट आउट हो जाएगा और सिक्रीट आउट होके जो नहीं चाहिए नाइट्रोजन वेस्ट वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, सो हमने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमारी यूरिन फॉर्मेशन की क्या मैकेनिज़्म है। हमें पता है सबसे पहले इसमें ब्लड वेसल्स सबसे मेन अपना रोल प्ले करती हैं, जो कि रीनल कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आके यहाँ पे, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आके क्या करेंगी, एब्जॉर्प्शन सॉरी फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, फिल्ट्रेशन हुई, उसके बाद जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट है वो आएगा हमारा ट्यूब्स में, जहाँ की ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। ट्यूब में रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन में शुगर, सोडियम, जो आयंस हैं हमारे, वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। देन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन होगी, ठीक है, वो भी हमारी ट्यूब्स में ही होंगी। लाइक कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वहाँ पे हमारी सिक्रीशन और एक्सक्रीशन होती है। तो यहाँ पे सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में क्या होगा, अमोनिया, आयंस, यूरिया, पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को वो नहीं चाहिए। और एब्जॉर्प्शन के टाइम पे क्या होगा, वो सारे जो हमें चाहिए, लाइक ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, आयंस हो गए, ठीक है, वो ब्लड कैपिलरीज में हमारे पास आ जाएंगे वापस। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हमारी किडनी के फंक्शंस के बारे में। तो किडनी के फंक्शंस एज वी ऑल नो, सबसे पहले हमें पता है कि एक्सक्रीशन करती है ये वेस्ट प्रोडक्ट की, और जो भी हमारे पास फॉरेन सब्सटेंसेस है, लाइक समटाइम्स क्या होता है, कुछ हार्मफुल ड्रग्स कंज्यूम कर लें या हैवी अमाउंट में ड्रग्स को कंज्यूम कर लें, तो वो जो हमारी किडनी है उनको फ़िल्टर आउट कर देती है, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं कर पाएगी, अगर रोज़ कोई इंसान ले रहा है हैवी डोज, ठीक है, तो रोज इतना तो लाइक किडनी नहीं काम कर पाएगी, बट फिर भी कुछ अमाउंट में वो जो है एक्सक्रीट आउट कर देती है सब्सटेंस को। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन। ये हमें पता है कि जो आयंस हैं हमारे, ठीक है, आयंस फॉर एग्जांपल हमारे पास एनाइन एंड केटाइन 2 टाइप्स में आते हैं एनाइंस, है ना, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। तो उन सभी की जो कंपोजिशन है उनको मेंटेन रखने का काम भी कौन कर रहा है, किडनी ही कर रही है, कि जो चाहिए उसको अपने पास रख लिया और जो नहीं चाहिए उसको हमने एक्सक्रीट आउट करवा दिया। देन है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ऑब्वियसली पीएच को मेंटेन रखने का काम भी हमारा किडनी ही कर रही है। कैसे, हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रख के, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन रखती है। कैसे मेंटेन रखती है, अगर किडनी हमारी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी तो बॉडी में जो है एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनको एक्सक्रीट आउट करवा के हमारा जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन रख रही है। देन हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स में क्या है, कौन से हॉर्मोन्स किडनी जो है वो लाइक एक्सक्रीट तो नहीं, सिक्रीट कर रही है, ठीक है। कौन से हॉर्मोन्स हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है एरिथ्रोपोइटिन। वी ऑल नो कि एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो किडनी से आ रहा है। एरिथ्रो एज द नेम सजेस्ट फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज, ओके। देन सेकंड हार्मोन हमारे पास आता है, दैट इज़ रेनिन। रेनिन अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को बॉडी में मेंटेन करने के लिए रेनिन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, रास सिस्टम को जनरेट करके, ठीक है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है उसको जनरेट करके हमारा जो बॉडी का वाटर वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, जैसे हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है, तो कैसे वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म को जनरेट करके, ठीक है, कैसे हमारे जो बॉडी का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखता है। तो वो सारा काम जो है वो किडनी का ही है। वो हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे रास सिस्टम के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, वो बहुत अच्छे से लाइक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म है वो बॉडी का। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी सेम एज इट इज़, जो मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर का कैसे हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन को वो मेंटेन करता है। ब्लड वॉल्यूम भी मैंने आपको बता दिया। देन हमारी ब्लड ऑस्मोलैरिटी को भी ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एल्बुमिन
का लेवल मेंटेन करके रखेगा बॉडी में, ताकि हमारे जो हाइड्रोस्टैटिक ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसको मेंटेन करके रखे बॉडी में, ताकि जो वही हाइपोटेंशन को कैसे मेंटेन करके रखना है, ठीक है, वो सारा हमारा ब्लड ऑस्मोलैलिटी में आता है। कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करता है, आरबीसीज की ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लाइक कितना ग्लूकोज बॉडी को चाहिए उसको वो ले लेगा, एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है यहाँ पे कि जो हमारे पास विटामिन डी है उसकी सिंथेसिस भी जो है वो किडनी ही करता है, ठीक है। 2 डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल अगर आपने सुना होगा, ठीक है, जो हम सनलाइट में जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हमारा विटामिन डी की जो सिंथेसिस है वो भी कहाँ से होती है, किडनी से ही होती है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा हमारे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अगर डिस्कस करें, ओके, तो हमारा जो यूरेटर है हमें पता है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है और इसका जो है स्मॉल डायमीटर होता है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो भी चीज़ हमारी स्ट्रेच हो रही है वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हमें पता है कि एक टाइम पे क्या होता है कि यूरिन जब ज़्यादा फिल हो जाए, हमारी अर्ज ज़्यादा हो रही है यूरिन पास करने की, ठीक है, पर किसी वजह से हम यूरिन पास नहीं कर पाते, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे सिचुएशन में है, तो ये अपना साइज़ जो है ब्लैडर इंक्रीज़ कर देगा। तो वो इंक्रीज़ किसकी वजह से करेगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की वजह से। तो यूरेटर में भी सेम वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कभी कभी लाइक ज़रूरत पड़ जाती है ऐसी चीज़ की, ठीक है। जैसे हमारा लाइक बर्थ के टाइम पे हमारा बर्थ के टाइम पे जो बर्थ वूम है, ठीक है, उसमें भी हमारे यूट्रस में जो है ये ट्रांजिशनल जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो पाए जाते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू नहीं, कनेक्टिव टिश्यू हमारे ब्लड बोन्स में पाए जाते हैं और ये जो है हमारी एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ठीक है, डायामीटर का हमने देख लिया, ये कि स्मॉल डायामीटर है हमारा यूरेटर्स का, और ये एक वे है टू कन्वे द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देन यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करेंगे तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो 3 लेयर्स आएंगी, म्यूकोजल लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर एंड एडवेंटिशियल लेयर, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरेथ्रा, ओके। तो यूरेथ्रा हमारे पास फीमेल यूरेथ्रा एंड मेल यूरेथ्रा अलग अलग हैं, एज वी ऑल नो कि जो फीमेल यूरेथ्रा है उसका जो हमारे पास लेंथ होती है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही शॉर्ट है। इस वजह से जो यूटीआई है मेनली हमें फीमेल्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट है। ये क्वेश्चन हमें आता है एग्ज़ाम में कि जो फीमेल है उसमें मेनली हमें यूटीआई क्यों देखने को मिलता है, तो इसका यही रीज़न है कि ये जो यूरेथ्रा की लेंथ है वो कम है। 4 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है फीमेल यूरेथ्रा की, और मेल यूरेथ्रा की लेंथ होगी हमारी 7 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल यूरेथ्रा लॉन्ग होता है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल यूरेथ्रा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेफ्रॉन्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।